हाथों में लिस्ट लिए एसपी अनन्या सिंह अपनी बहन ललिता की शादी की साड़ी खरीदने अकेले बाजार जा रही थी। उसने लाल सलवार सूट, पैरों में साधारण जूते, चेहरे पर सादगी, ना कोई बॉडीगार्ड, बस एक आम बहन की तरह बाजार पहुंची। उसे देख आसपास के दुकानदार पहचान भी ना पाए कि कौन आई है। तभी उनकी नजर सीधे उसी पुरानी कपड़ों की दुकान पर गई जहां वह पहले भी कई बार बिना सिक्योरिटी चोरी छिपे आ चुकी थी। एसपी अनन्या धीरे धीरे दुकान में दाखिल हुई। दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन चारों तरफ रंग बिरंगी साड़ियों के थान सजे थे। काउंटर पर मालिक हिसाब किताब में उलझा था और करीब 20 साल का एक लड़का ग्राहकों को साड़ियां दिखा रहा था। अनन्या को आते देख किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। सबको लगा कोई आम सी ग्राहक होगी। वह काउंटर के पास जाकर खड़ी हो गई और लड़के से बोली, भैया मेरी बहन की शादी है, उसके लिए एक बहुत अच्छी साड़ी चाहिए, कुछ बढ़िया डिजाइन दिखाएं। लड़के ने बेमन से कुछ साड़ियां काउंटर पर फैला दी। अनन्या एक एक साड़ी को उठाकर गौर से देखने लगी। उसे कभी रंग पसंद नहीं आता तो कभी बॉर्डर नहीं। उन्होंने एक साड़ी को देखकर कहा, यह रंग बहुत हल्का है, ललिता पर खिलेगा नहीं। इसका बॉर्डर बहुत पतला है, शादी के हिसाब से जचेगा नहीं। फिर अनन्या ने एक और साड़ी को पलटकर कहा, अरे यह तो बहुत ज्यादा छटक है, दुल्हन को थोड़ा सोबर दिखना चाहिए। इसी तरह आधा घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी थी। लड़के के चेहरे पर अब झुंझुलाहट साफ झलक रही थी। उधर रामलाल भी अपनी मोटी ऐनक के पीछे से बार बार अनन्या को घूर रहा था। फिर वह थोड़ा रूखेपन से कहा, सब एक से बढ़कर एक पीस हैं, मैडम जी इनमें से ही कोई ले लीजिए। लेकिन अनन्या का दिल मान ही नहीं रहा था। उनके लिए यह सिर्फ एक साड़ी नहीं थी, यह उनकी बहन के लिए उनका प्यार, उनका दुलार था। उन्होंने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे कोई जल्दी नहीं है भाई साहब, मेरी बहन की शादी का मामला है, सबसे अच्छा ही चाहिए। तो रामलाल ने धीरे से लड़के को इशारा किया। लड़का बड़बड़ाता हुआ तहखाने की ओर गया और कुछ ही देर में नए बंडल उठाकर ले आया और काउंटर पर रख दिया। अब काउंटर साड़ियों से भर चुका था। अनन्या एक एक साड़ी खुलवाकर देख रही थी और रामलाल का पारा चढ़ता जा रहा था। लड़का धीरे से अपने मालिक के कान में फुसफुसाया, आधे घंटे से दिमाग खराब कर रखा है, एक साड़ी तो पसंद आ नहीं रही। अनन्या ने उसकी बात सुन ली। एक पल को उन्हें बुरा लगा। वह चाहे तो 1 मिनट में इस दुकान पर ताला लगवा सकती थी, लेकिन आज वह अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। उन्होंने लड़के की बात को अनसुना कर दिया और फिर लगभग 1 घंटे की माथापेची के बाद उनकी नजर उस पर पड़ी, एक गहरे मरून रंग की साड़ी जिस पर सोने के धागों से चौड़ा बॉर्डर बना था और पूरी साड़ी पर महीन कढ़ाई का काम था। वह साड़ी जैसे ललिता के लिए ही बनी थी। अनन्या के चेहरे पर आखिरकार एक संतुष्टि की मुस्कान आ गई और उन्होंने साड़ी हाथ में लेते हुए कहा, हाँ बस यही चाहिए, इसे पैक कर दो। रामलाल ने राहत की सांस ली, जैसे कोई बड़ी मुसीबत टल गई हो। लड़के ने जल्दी जल्दी साड़ी को तय करके एक चमकीले पैकेट में डाल दिया। अनन्या ने पर्स से पैसे निकाल कर दिए और पैकेट हाथ में ले लिया। उसके मन में एक खुशी थी, एक सुकून था कि उन्होंने अपनी बहन के लिए सबसे अच्छी चीज चुन ली है। वह दुकान से बाहर निकलने के लिए मुड़ी ही थी कि उनकी नजर पैकेट के एक कोने से झांकते एक धागे पर पड़ी। जो कुछ गड़बड़ थी। वह रुकी, पैकेट को खोला और साड़ी को दोबारा बाहर निकाला। उनके दिल की धड़कन बढ़ गई। साड़ी के बॉर्डर पर एक जगह से धागा टूटा हुआ था और उजड़ कर लटक रहा था। उन्होंने हल्के से उसे खींचा तो कढ़ाई की पूरी सिलाई खुलने लगी। यह एक डिफेक्टिव पीस था। अनन्या का चेहरा उतर गया। वह वापस काउंटर पर गई। उन्होंने रामलाल को दिखाते हुए कहा, भैया ये देखिए, इसमें तो धागा टूटा हुआ है, ये तो पूरी उधड़ जाएगी। रामलाल ने एक नजर साड़ी पर डाली और फिर बड़ी लापरवाही से बोला, अरे मैडम, इतना छोटा मोटा तो चलता है, आप ले जाएं, दर्जी से ठीक करवा लेना, कुछ नहीं होगा। अनन्या का गुस्सा अब बढ़ने लगा था। उनकी आवाज थोड़ी सख्त हो गई। वह रामलाल को बोली, चलता कैसे है, मैं इतने पैसे दे रही हूं, कोई फोकट में तो नहीं ले रही, मुझे ठीक साड़ी चाहिए। अब रामलाल भी भड़क गया और कड़क आवाज में बोला, देखिए मैडम, अब बार बार तो नहीं बदल सकते, आपने खुद देखकर पसंद की है, अब इसमें हमारी क्या गलती। काउंटर के पीछे खड़ा लड़का भी हंसते हुए बोला, अरे मैडम, आपने तो सब कुछ जांच परख कर ही लिया था ना, अब नाटक क्यों कर रही हो। यह सुनते ही अनन्या के आत्मसम्मान को ठेस लग गई। वह एक अफसर थी,
लेकिन उससे पहले एक ग्राहक थी और एक ग्राहक के साथ ऐसा बर्ताव उन्हें बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने दृढ़ता से कहा, सही साड़ी दो वरना मेरे पैसे वापस करो। रामलाल ने आंखें तरेर लीं और बोला, पैसे वैसे वापस नहीं होंगे, ज्यादा ड्रामा मत करो यहां पर। अब तक दुकान में खड़े बाकी ग्राहक भी तमाशा देखने लगे थे। कानाफूसी शुरू हो गई थी। दुकान के अंदर का माहौल गर्म हो चुका था। अनन्या ने आवाज ऊंची करके बोला, दुकानदारी ऐसे नहीं चलती है। मैंने पूरा पैसा दिया है, या तो सही कपड़े दो या पैसे वापस करो। रामलाल ने चिल्लाते हुए बोला, क्यों बहुत बड़ी अफसर समझती हो? क्या खुद को तुम्हारे जैसे लोग रोज आते हैं? चलो भागो यहां से। यह सुनते ही अनन्या ने गुस्से में साड़ी का पैकेट काउंटर पर पटक दिया। भीड़ अब और बढ़ गई थी। लड़के ने पीछे से एक और तीर छोड़ा। अब शुरू हो गया इनका ड्रामा। अनन्या ने उसे घूर कर देखा। उनकी आंखों में वह सख्ती थी जो बड़े बड़े अपराधियों को भी चुप करा देती थी, लेकिन यहां कोई उन्हें पहचानने वाला नहीं था। रामलाल ने गुस्से में अपनी जेब से मोबाइल निकाला और चिल्लाते हुए बोला, ज्यादा हंगामा मत करो वरना मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। वह बताएगी तुम्हें कि धौंस कैसे जमाते हैं। अनन्या के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। हाँ कर लो, बुला लो पुलिस को। हम भी तो देखें तुम्हारी पुलिस क्या करती है। रामलाल को लगा कि वह डर नहीं रही है। उसने तुरंत थाने का नंबर मिलाया और स्पीकर पर डाल दिया। हेलो थानेदार साहब, गुप्ता साड़ी भंडार से बोल रहा हूं। यहां एक औरत बिना वजह झगड़ा कर रही है। दुकान में हंगामा मचा रखा है। जल्दी किसी को भेजिए। फोन करते ही भीड़ में फुसफुसाहट और तेज हो गई। अरे इसने तो पुलिस ही बुला ली। अनन्या ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने पास पड़ी एक पुरानी लोहे की कुर्सी उठाई और दुकान के गेट पर जाकर बैठ गईं। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और एक पल के लिए उन्हें ललिता का चेहरा याद आया। उसकी शादी का सपना याद आया। लेकिन अब यह सिर्फ एक साड़ी की बात नहीं थी। यह उनके आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। वह पीछे नहीं हट सकती थी। वह उस कुर्सी पर शांति से बैठी थी, जैसे किसी तूफान के आने का इंतजार कर रही हो। मन में एक भरोसा था। उन्होंने खुद से कहा, कोई बात नहीं, पुलिस आएगी, मुझे पहचान लेगी और यह सारा तमाशा 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। आखिर वह इसी जिले की एसपी अनन्या थी। हर थानेदार, हर दरोगा उन्हें पहचानता था। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उन्हें सलाम करता था। लेकिन शायद किस्मत को आज उनकी परीक्षा लेनी थी। 10 मिनट बाद पुलिस की एक पुरानी जीप धूल उड़ाती हुई दुकान के सामने आकर रुकी। जीप से एक दरोगा विक्रम सिंह और 2 सिपाही नीचे उतरे। दरोगा विक्रम सिंह की तोंद बाहर निकली हुई थी और चेहरे पर एक अजीब सी अकड़ थी। भीड़ उन्हें देखकर किनारे हो गई। रामलाल दौड़कर दरोगा विक्रम सिंह के पास गया। उसने अनन्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, साहब यही है, वह औरत बिना बात के झगड़ा कर रही है। हमारी दुकान का माहौल खराब कर रही है। दरोगा विक्रम सिंह ने बिना कोई सवाल पूछे अनन्या को ऊपर से नीचे तक घृणा भरी नजरों से देखा। अनन्या अभी भी कुर्सी पर बैठी थी। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक उम्मीद भी थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। तभी दरोगा विक्रम सिंह ने गरज कर पूछा, कौन हो तुम? क्या तमाशा लगा रखा है? यहां अनन्या ने शांत होकर जवाब दिया, तमीज से बात करो। फिर उन्होंने कहा, मैं अनन्या सिंह हूं। दरोगा विक्रम सिंह अकड़ते हुए बोला, अनन्या सिंह हो तो क्या हुआ? किसी रानी के खानदान से हो क्या? दरोगा विक्रम सिंह ने बीच में ही उनकी बात काट दी। क्या तुम्हें दुकान में हंगामा करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? अनन्या ने एक गहरी सांस ली। शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। दरोगा विक्रम सिंह जोर से हंसा। हाँ हाँ पता है। अब सबकी मां बनोगी तुम? ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, सीधे थाने चलो, वहां तुम्हारी सारी अकड़ निकालता हूं। एक सिपाही आगे बढ़कर अनन्या का हाथ पकड़ने लगा। अनन्या ने उसे घूर कर देखा तो वह एक पल को झिझक गया। यह देख भीड़ में खड़ी औरतें कानाफूसी करने लगीं और बोली, ये तो अच्छे घर की है, पर है बड़ी झगड़ालू। तभी रामलाल ने दरोगा विक्रम सिंह को कंधे से पकड़कर धीरे से दुकान के अंदर ले गया। काउंटर के पीछे ले जाकर उसने अपनी पैंट की जेब से कुछ नोट निकाले और दरोगा विक्रम सिंह की जेब में खिसका दिए। साहब इसको उठा ले जाएं यहां से, उसने फुसफुसा कर कहा। यह हमारा धंधा खराब कर रही है। जो भी खर्चा पानी होगा मैं देख लूंगा। दरोगा विक्रम सिंह ने नोटों पर एक नजर डाली। उसके होंठों पर एक गिरी हुई मुस्कान आई।
रिश्वत की गर्मी ने उसकी अकड़ को और बढ़ा दिया। वह भीड़ की तरफ देखते हुए बाहर निकला। अनन्या अब भी उसी कुर्सी पर बैठी थी। वह सोच रही थी, अब तक तो इसने मुझे पहचान लिया होगा, अब यह नाटक खत्म होगा। पर दरोगा विक्रम सिंह ने सिपाहियों को इशारा किया। इस बार दोनों सिपाहियों ने आगे बढ़कर अनन्या की दोनों बाहें मजबूती से पकड़ लीं। अनन्या चौंक गई। यह क्या बदतमीजी है, मेरी बात तो सुनो। दरोगा विक्रम सिंह ने सीटी बजाते हुए जीप की तरफ इशारा किया और बोला, बहुत बोल लिया तुमने, अब थाने चलो, वहीं पता चलेगा कौन कितना बड़ा अफसर है। भीड़ में से किसी ने ताना कसा, देखो देखो बड़ी मैडम बनने आई थी, अब हवालात में चक्की पीसेंगी। रामलाल दूर खड़ा अपनी मूंछों पर ताव देते हुए हंस रहा था। एसपी अनन्या की आंखों में आग जल रही थी, लेकिन उस वक्त उनकी आवाज से ज्यादा भारी था कानून के रखवालों का वह हाथ जो आज एक बेकसूर को पकड़ रखा था। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। वह जानती थीं कि अगर उन्होंने यहां अपनी पहचान बताई तो ये लोग शायद यकीन ना करें और तमाशा और बढ़ जाए। जीप का दरवाजा खुला। सिपाहियों ने उन्हें लगभग ढकियाते हुए अंदर बिठा दिया। जीप का दरवाजा बंद हुआ और उनकी इज्जत, उनका पद, सब कुछ उस बंद दरवाजे के पीछे कैद हो गया। गाड़ी जैसे ही गली से बाहर निकली, रामलाल ने राहत की सांस ली और अपनी दुकान का शटर गिरा दिया। धंधा फिर से अपनी रफ्तार पकड़ लेगा, लेकिन एसपी अन्या सिंह की इज्जत को थाने के रास्ते पर घसीटा जा रहा था। पुलिस जीप धूल उड़ाती हुई थाने के गेट पर आकर रुकी। यहां बाजार की भीड़ तो नहीं थी, बस कुछ मुजरिमों के रिश्तेदार और पुलिस वाले थे। माहौल में एक अजीब सी उदासी और खामोशी थी। दरोगा विक्रम सिंह जीप से उतरा और एक सिगरेट सुलगकर कश लेने लगा और सिपाही ने जीप का दरवाजा खोले और अनन्या को बाहर खींचकर निकाला गया। लेकिन अनन्या सिर्फ चुप थी, कोई बहस नहीं, कोई गिड़गिड़ाहट नहीं। उनकी सीधी नजर दरोगा विक्रम सिंह के चेहरे पर थी, लेकिन रिश्वत और अहंकार में डूबे उस दरोगा विक्रम सिंह को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दरोगा विक्रम सिंह ने उन्हें धक्का देते हुए कहा, ले चलो थाने के अंदर। थाने में अंदर एक हेड कांस्टेबल बैठा फाइलें पलट रहा था। उसने पूछा, साहब ये कौन लड़की है? दरोगा विक्रम सिंह ने घमंड से कहा, यह बहुत बड़ी तोप बनी फिरती थी, एक दुकानदार से झगड़ा कर रही थी। ऐसे ही लोग शहर में दंगे करवाते हैं, इसे हवालात में डालो, सारी गर्मी निकल जाएगी। अनन्या ने एक आखिरी बार कोशिश की। मैं अनन्या सिंह हूं, हेड कांस्टेबल ने बीच में ही टोक दिया। नाम पता बाद में कागज में लिख लेंगे मैडम, पहले अंदर चलिए। एक सिपाही ने लोहे का एक भारी गेट खोला और उन्हें हवालात में डाल दिया। अंदर सीलन भरी हवालात थी, दीवारों से पपड़ी उतर रही थी और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। एक कोने में टूटी हुई चारपाई पड़ी थी। अनन्या ने एक गहरी सांस ली। ये वही हवालात थी जिसका उन्होंने कुछ दिन पहले ही निरीक्षण किया था। आज वो खुद इसमें एक कैदी बनकर खड़ी थी। दरोगा विक्रम सिंह ने बाहर से ताला लगाया और जोर से हंसा और बोला, अब बनो अफसर और रानीबाई। हवालात की दीवारों पर अनन्या के चेहरे की परछाई कांप रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि कितने नीचे गिर चुके हैं ये लोग, इनकी किए की सजा जरूर दूंगी। ये कैसा इंसाफ है जो सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकता। इतना सोच ही रही थी, तभी उसी थाने में हवालात के बाहर लकड़ी की एक पुरानी कुर्सी पर एक दूसरा दरोगा बैठा था। उसका नाम था राजेंद्र सिंह। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो अपने काम में बेहद ईमानदार और तेज माना जाता था। वो एक केस की फाइल देख रहा था जब उसकी जीप के आने की, गेट के खटखटाने की और ताला बंद होने की आवाज सुनाई दी। राजेंद्र सिंह ने सिर उठाकर देखा। उसकी नजर हवालात की सलाखों के पीछे गई। अंदर लाल सूट पहने एक औरत चुपचाप जमीन पर बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं थी। वही शांति, वही तेवर, वही रुतबा जो उसने कई बार जिले की बड़ी बड़ी मीटिंग्स में देखा था। उसने अपनी फाइल बंद की। एक अजीब सी बेचैनी उसे हवालात की तरफ खींच ले गई। उसने पास जाकर हवालात के छोटे से झरोखे से अंदर झांका। एक सेकंड के लिए उसका माथा ठनका। अरे ये तो उसके मुंह से बस इतना ही निकला। उसने पास खड़े एक सिपाही को इशारा किया। ये कौन है, किस केस में लेकर आए हो? सिपाही ने हंसते हुए पूरी कहानी बता दी। साहब एक दुकानदार से झगड़ा कर रही थी, दरोगा विक्रम सिंह साहब पकड़ लाए, कह रहे थे बड़ी अफसर बनती थी। राजेंद्र ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें सीधे अंदर देख रही थीं। तभी हवालात में बैठी अनन्या ने भी नजर उठाकर उसे देखा।
एक पल के लिए दोनों की आंखें मिलीं और अगले ही पल राजेंद्र का खून सूख गया। वह समझ गया कि कितना बड़ा बवंडर आ चुका है। यह कोई आम औरत नहीं है, यह पूरे जिले की एसपी अनन्या सिंह है। वह सिपाही पर दहाड़ा, यह कोई मजाक नहीं है। गेट खोल जल्दी। सिपाही घबरा गया और बोला, पर दरोगा विक्रम सिंह साहब ने मना किया है। राजेंद्र की आवाज पूरे थाने में गूंज गई। मैंने कहा, गेट खोल। ये पूरे जिले की एसपी अनन्या सिंह है। तुम्हारे जैसे 50 दरोगा विक्रम सिंह मिलकर भी इनका बाल बांका नहीं कर सकते। यह सुनते ही सिपाही के हाथ पैर कांपने लगे। उसने कांपते हाथों से चाबी निकाली और ताले में लगाई। ताला खुला, कुंडा हटा। राजेंद्र ने सलाखों के उस पार खड़ी एसपी अनन्या सिंह को पूरी ताकत से सैल्यूट ठोका। उसकी आवाज में शर्मिंदगी और सम्मान दोनों थे। मैडम, माफ कीजिएगा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभी इस गलती की भरपाई करता हूं। हवालात की वही दीवारें जो कुछ देर पहले अनन्या की पहचान को मिटा रही थीं, अब सच को पूरी इज्जत से बाहर आते हुए देख रही थीं। हवालात का ताला खुलते ही एसपी अनन्या सिंह बाहर आईं। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक तूफान छिपा था। राजेंद्र ने उन दोनों सिपाहियों और हेड कांस्टेबल को जमकर फटकार लगाई। कुछ ही मिनटों में यह खबर थाने से बाहर जैसे ही पहुंची कि हवालात में बंद औरत कोई आम महिला नहीं, बल्कि पूरे जिले की एसपी अनन्या सिंह है। दरोगा विक्रम सिंह के होश उड़ गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया, माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। अभी तक वह अपनी बहादुरी और अकड़ दिखा रहा था, लेकिन अब उसकी टांगें कांप रही थीं। वह बेतहाशा थाने की ओर भागा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके पैर फिसल रहे थे, सांसें तेज हो गई थीं। कमरे का दरवाजा खोला तो सामने वही दृश्य था। हवालात खुल चुकी थी। एसपी अनन्या सलाखों से बाहर आ चुकी थी। चारों तरफ पुलिस वाले खामोश खड़े थे, जैसे किसी अपराध पर गवाह हों। दरोगा विक्रम सिंह ने जैसे ही अनन्या को देखा, उसकी आंखों में खौफ उतर आया। वह दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। माफ कर दीजिए मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप चाहें तो जो सजा दें मैं झेल लूंगा, बस मुझ पर दया कर दीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। पूरे थाने में सिर्फ उसकी हून हारती हुई आवाज गूंज रही थी, लेकिन अनन्या का चेहरा शांत था। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक ठंडी शक्ति थी, वह शक्ति जो अपराधी को पिघला दे। उन्होंने धीरे से कदम पीछे हटाए, उसकी ओर देखा और कड़क आवाज में कहा, तू सोच रहा है कि गिड़गिड़ाने से तेरी गलती माफ हो जाएगी? याद रख, यह कुर्सी कोई सौदा नहीं है जो रिश्वत और डर से बच जाए। यह जिम्मेदारी है, और तूने उस जिम्मेदारी को पैसों और झूठे अहंकार के नीचे कुचल डाला। दारोगा विक्रम सिंह रोते हुए बोला, मैडम रहम कर दीजिए, घर वाले बच्चे सब भूखे मर जाएंगे। मैं अपनी पत्नी की कसम खाता हूं, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। अनन्या ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। उनकी आवाज पूरे थाने में गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। बस अब तेरी यह नौटंकी मुझे और नहीं सुननी। तूने आम महिला समझकर जिस तरह से मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, उसी तरह तूने न जाने कितनों के साथ ऐसा काम किया होगा। तू माफी के लायक नहीं है। आज से तू सस्पेंड है। एसपी अनन्या की यह बात सुनते ही पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। दारोगा विक्रम सिंह वहीं जमीन पर गिरा, सिर पकड़कर सुबकने लगा। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन अब उसके पास कोई दलील नहीं बची थी। राजेंद्र ने तुरंत रिपोर्ट निकाली, सस्पेंशन का आदेश लिखा और उस दारोगा विक्रम सिंह को वहीं मौजूद पुलिस जीप में बैठाकर लाइन हाजिर करवा दिया। अब उसकी अकड़ धूल हो चुकी थी। अगले ही दिन उस कपड़ा रामलाल को भी नोटिस भेज दिया गया। ग्राहक के साथ धोखाधड़ी, झूठा केस दर्ज करवाना और प्रशासन के काम में बाधा डालना। उसकी दुकान का लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही शुरू हो गई। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन अनन्या ने एक पल भी आराम नहीं किया। उन्होंने वॉशरूम जाकर अपने कपड़े ठीक किए, चेहरे पर पानी के छींटे मारे। वह दर्द व अपमान सब कुछ उन्होंने अपने अंदर समेट लिया था। एक सिपाही ने कहा, मैडम सरकारी गाड़ी भेज देते हैं। अनन्या ने सिर हिला दिया, नहीं, मैं अपनी कार से ही जाऊंगी। वह फिर से अफसर नहीं, सिर्फ एक बहन बनना चाहती थी। थाने से बाहर निकलकर जब वह अपनी पुरानी कार में बैठी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने उन्हें बहने नहीं दिया। कुछ ही घंटों बाद उनकी गाड़ी उसकी घर के गेट पर रुकी। शादी के घर में शहनाई की गूंज थी। चारों तरफ हंसी, मजाक, नाच गाना और मेहमानों की चहल पहल थी। ललिता अपनी सहेलियों से घिरी हुई थी।
और उसके चेहरे पर दुल्हन बनने की एक अनोखी चमक थी। उस चमक के बीच उसकी आंखें बार बार अपनी बड़ी बहन अनन्या को ढूंढ रही थीं। अनन्या वहीं थी, हर रस्म में ललिता के साथ खड़ी, कभी उसकी चुनरी ठीक करती, कभी उसे छेड़कर हंसा देती। चेहरे पर एक शांत और प्यारी सी मुस्कान थी, जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने ललिता को वो मरून रंग की साड़ी दी तो ललिता की आंखें खुशी से भर गईं। दीदी, ये कितनी सुंदर है, आपने मेरे लिए सबसे अच्छी चीज चुनी है। अनन्या बस मुस्कुरा दी, बोली, अरे पगली, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक गहरा समंदर छिपा था। कल रात जो कुछ भी हुआ, वह किसी बुरे सपने की तरह बार बार उनके दिमाग में कौंध रहा था। वह हवालात की सीलन भरी बदबू, वह दारोगा विक्रम सिंह की गिरी हुई हंसी, वह रामलाल का घमंडी चेहरा और भीड़ की वह चुभती हुई निगाहें, सब कुछ उनकी आत्मा पर किसी घाव की तरह ताजा था। उन्होंने उस अपमान के घूंट को पिया जरूर था, लेकिन वह उनके गले में अटका हुआ था। वह मुस्कुरा रही थीं, लेकिन उनका मन बेचैन था। वह सोच रही थीं, क्या दारोगा विक्रम सिंह को माफ कर देना चाहिए था। आखिर उसने अपने बीवी बच्चों की कसम खाई थी कि आज के बाद कभी ऐसा काम नहीं करेगा। उसकी आंखों में डर से ज्यादा अपने घर की फिक्र झलक रही थी। अनन्या के दिल में बार बार सवाल उठ रहा था, क्या मैंने सही किया या गलत। उनकी आत्मा जानती थी कि वर्दी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन तभी उसे थाने का अंतिम दृश्य उसे याद आया जब दारोगा विक्रम सिंह को सस्पेंड करके ले जाया जा रहा था, तो उसके चेहरे पे एक ऐसे हंसी थी कि मानो उसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उसकी नजरें ये इशारा कर रही थीं कि तुमको देख लेंगे। उसके अंदर कोई डर नहीं था। उनकी आंखें शून्य में टिक गईं। वह उसकी आंखों में भय होने लगा। तभी ललिता ने धीरे से उनका हाथ हिलाया और मुस्कुराकर बोली, दीदी, आप कहाँ खोई हुई हैं। उसकी आवाज ने अनन्या की सोच को तोड़ दिया। अनन्या चौंककर हकीकत में लौटी। कहीं नहीं लल्ली, बस देख रही हूं, मेरी गुलियां आज कितनी सुंदर लग रही है। उन्होंने बड़ी सफाई से बात को टाल दिया। वह अपनी बहन की जिंदगी के सबसे बड़े दिन में किसी भी तरह की कड़वाहट भूलना नहीं चाहती थी। दीदी, कल आप इतनी देर से क्यों आई, और मां बता रही थी कि आपका फोन भी नहीं लग रहा था, सब ठीक तो है ना। ललिता की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। अनन्या ने एक गहरा सांस लिया। वह अपनी छोटी बहन से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन सच बताने का यह सही वक्त नहीं था। हाँ, सब ठीक है, बस एक जरूरी ऑफिशियल काम में फंसी थी, लेकिन देख, मैंने अपना वादा पूरा किया, तेरी साड़ी ले आई। रात को जब सब लोग संगीत और नाच गाने में डूबे थे, अनन्या अकेले छत पर चली गई। ठंडी हवा के बीच उसने राजेंद्र को फोन किया और बोला, मुझे दरोगा विक्रम सिंह और दुकानदार रामलाल की पूरी जानकारी चाहिए। राजेंद्र ने भरोसा दिलाया, सुबह तक रिपोर्ट दे दूंगा। अगले दिन हल्दी की रस्म के बीच फोन आया। राजेंद्र ने बताया, रामलाल के कई धोखाधड़ी के केस दबाए गए हैं और दरोगा विक्रम सिंह एमएलए भैरव सिंह यादव का खास आदमी है। अवैध शराब, जमीन कब्जा, वसूली सब उसी के लिए करता है। अनन्या ने सब जोड़ लिया तो रामलाल भी उसी के नेटवर्क का हिस्सा है। शाम होते ही बारात की खुशी पर अचानक साया छा गया। एक जीप से कुछ गुंडे कूदे और पंडाल के बाहर खौफ का तूफान उतर आया। उनके लीडर मंगल ने चिल्लाकर शादी रोकने को कहा, रोको ये शादी। उसकी आवाज में इतनी कर्कशता थी कि संगीत तुरंत बंद हो गया। पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। उसने सबके सामने ललिता पर इल्जाम लगाया कि उसने उसके भाई जग्गा पहलवान से 50 लाख रुपए उधार लिए हैं और अब वह पैसे लौट आए बिना शादी करके भागना चाहती है। दूल्हे के घर वाले सख्ते में आ गए और मेहमान कानाफूसी करने लगे। ललिता, जिस पर कुछ देर पहले खुशियों के फूल बरसाए जा रहे थे, अब उस पर झूठे इल्जामों की कीचड़ उछाली जा रही थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। अनन्या का खून खौल उठा। वो जानती थी कि यह भैरव सिंह की घटिया चाल है, उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने का तरीका। वह एक शेरनी की तरह आगे बढ़ी। उसकी आंखों में ना कोई डर था, ना कोई घबराहट, बस एक सर्द गुस्सा था। क्या सबूत है तुम्हारे पास? उसकी आवाज शांत लेकिन इतनी पेनी थी कि मंगल भी एक पल को ठिठक गया। मंगल ने कुछ नकली स्टैंप पेपर हवा में लहराए। अनन्या ने एक नजर में ही पहचान लिया कि वह जाली भी है। अच्छा, तो अपने जग्गा भाई का नंबर दो, मैं अभी उससे बात करती हूं। यह सुनकर गुंडे घबरा गए। वह तो शहर से बाहर है।
तो फिर ये कचरे के टुकड़े मुझे मत दिखाओ। अनन्या ने कागज छीनकर उसके मुंह पर फेंक दिए। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो चुपचाप यहां से निकल जाओ, या मैं अभी फोर्स बुलाकर धोखाधड़ी, मानहानि और एक पब्लिक सर्वेंट के परिवार को धमकाने के जुर्म में तुम सबको अंदर करवा दूंगी। पब्लिक सर्वेंट का नाम सुनते ही गुंडों के होश उड़ गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वह किससे पंगा ले रहे हैं। 10 सेकंड के अंदर वह सब दुम दबा कर भाग गए। माहौल संभल तो गया, लेकिन जश्न का रंग फीका पड़ चुका था। अनन्या ने दूल्हे के पिता से हाथ जोड़कर माफी मांगी और उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी बहन बेकसूर है। उन्होंने वादा किया कि वह इस साजिश की जड़ तक पहुंचेंगी। उस दिन अनन्या ने ठान लिया था कि भैरव सिंह ने उनकी बहन की इज्जत पर हाथ उठाकर अपनी बर्बादी को दावत दी है। ललिता की विदाई के बाद घर की खामोशी अनन्या के गुस्से को और बढ़ा रही थी। अगले ही दिन उन्होंने सबसे पहले रामलाल को गिरफ्तार किया। सरकारी गवाह बनने का दबाव डाला। डर के बावजूद रामलाल चुप रहा, लेकिन जब उसने देखा कि अनन्या ने भैरव सिंह के दाहिने हाथ जगह का पहलवान के अवैध जमीन कब्जों पर बुलडोजर चलवा दिया, करोड़ों का गैर कानूनी निर्माण मिट्टी में मिला दिया और 20 गुंडों को गिरफ्तार कर लिया, तब रामलाल टूट गया। उसने भैरव सिंह के राज खोले, बताया कि एक काली डायरी है जिसमें हर रिश्वत, हर धंधे का पूरा हिसाब लिखा है। वह डायरी उसके फार्म हाउस में छिपी थी। अनन्या ने आधी रात को ऑपरेशन धर्म चलाया। बिना सायरन और रोशनी वाली पुलिस गाड़ियां फार्म हाउस पहुंची। दरवाजे तोड़े गए, गार्ड्स हथियार डालने पर मजबूर हुए। अनन्या सीधे भैरव सिंह के कमरे में पहुंची। नींद से चौंक कर वह चिल्लाया, एसपी अनन्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अनन्या ने सर्च वारंट उसके चेहरे पर फेंकते हुए कहा, कानून को काम करने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती। फार्म हाउस की तलाशी में करोड़ों की नकदी और वह काली डायरी बरामद हुई। अनन्या ने डायरी उठाकर ठंडी आवाज में कहा, खेल खत्म। एमएलए साहब। भैरव सिंह उसी रात गिरफ्तार हुआ। अगले दिन मीडिया में डायरी और गवाही के सबूत पहुंचे। अदालत में रामलाल की गवाही और डायरी के पन्नों ने पूरा गिरोह सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। शहर ने बरसों बाद चैन की सांस ली। अपराध का साम्राज्य ढह चुका था। शाम को ललिता ने छत पर अनन्या से कहा, दीदी, मुझे आपके लिए डर लगता है। अनन्या मुस्कुराई, उसका हाथ थामा और बोली, मैं अकेली नहीं हूं लल्ली, मेरे साथ कानून है, सच्चाई है और तेरी दुआएं हैं। ये वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, एक कसम है, और मैंने अपनी कसम निभाई है। डूबते सूरज की रोशनी में उनकी वर्दी चमक रही थी। ये वर्दी अब सिर्फ वर्दी नहीं, बल्कि इंसाफ और इज्जत की जीत की पहचान बन चुकी थी। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको सावित्री का कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।